Yes, friends, we are discussing about the physical features of the Western and Southwest Asia. And prominently we have discussed about the Anatolia Plateau and means the Turkey Peninsula, also known as Asia Minor, and the southwest part of the Asia continent, that is the Arabian Peninsula. So the discussion was going on about the Arabian Peninsula. तो हम लोग जो अपनी बातचीत कर रहे थे वो अरेबियन प्रायद्वीप यानी अरबी प्रायद्वीप के बारे में बात कर रहे थे, और अरेबियन प्रायद्वीप के लोकेशन को हम लोगों ने इस तरीके से क्लियर किया था। ये entire land is known as what? अरेबियन पेनिनसुला। ये है अरेबियन प्रायद्वीप। यहां इसके ये जो वाटर बॉडी हैं, इनमें से यहां ओमान कंट्री है, तो इसे बोलेंगे गल्फ ऑफ ओमान। And this is the Persian country, it is known as Gulf of Persia. This one is the Gulf of Aden, जहां दिस अदन है, अदन का ही नया नाम यमन है। ये and this one is the Red Sea. So the Arabian Peninsula is surrounded by the water from three sides. In the north by the Gulf of Persia, and in the west by the Red Sea, and in the south by the Gulf of Aden, and in the eastern side this entire part is known as Arabian Sea till the west coast of India. इसे हम अरेबियन सागर कहते हैं, यानी अरब सागर। इन सब पर हम लोगों ने मैप देखे थे, तो जरा अब इसका इस हिस्से का पॉलिटिकल मैप देखते हैं। This one. So we are discussing about this the Red Sea. रेड सी। कल हम लोगों ने यहाँ साना कैपिटल की बात की थी, और यहाँ देखा था कि ये माउंटेन रेंज है एंड इट्स नेम इज असीर रेंज। यहां तक हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। एंड द लार्जेस्ट कंट्री ओवर द अरेबियन पेनिनसुला इज सऊदी अरेबिया। दिस इज द सऊदी अरेबिया। ये है तो सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट कंट्री। नाउ important point about the Arabian Peninsula is the Red Sea. तो जरा लिखें। लाल सागर, अरब प्रायद्वीप, के
पश्चिमी तट पर स्थित है। तो रेड सी is located along the west coast of Arabian Peninsula. तो अरब प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर ये अवस्थित है। अब अगर हम पॉलिटिकल मैप पर जाएं तो हमें इसके तट पर कुछ इंपॉर्टेंट शहर नजर आएंगे, जिसमें जेद्दा पोर्ट है और बिल्कुल जहां गल्फ ऑफ अकाबा मिलती है, ये अकाबा शहर है। तो हम यहां लिख सकते हैं लाल सागर के तट पर कौन कौन उपस्थित है? जेद्दा बंदरगाह, जेद्दा पोर्ट एंड अकाबा पोर्ट। अकाबा बंदरगाह, ये दो हैं। तो जेद्दा किसका है? सऊदी अरब का है। और अकाबा किसका है? ये जॉर्डन देश का है। तो एट द कोस्ट ऑफ रेड सी जेद्दा of Saudi Arabia and Aqaba of Jordan Jeddah port and Aqaba. So Jeddah of Saudi Arabia and Aqaba of Jordan are located. अगर हम लोगों से ये पूछा जाए कि अगर आप मक्का जाना चाहते हैं बाय द सी रूट, तो हमारा जो शिप होगा वो यहाँ गल्फ ऑफ बाब अल मांदेब से पास होगा, फिर ये यहाँ जेद्दा पोर्ट पर आप पहुंचेंगे, एंकोरेज करेंगे, और जेद्दा और मक्का पास में है। जेद्दा मक्का जाने वाले जहाजों के लिए निकटतम बंदरगाह है। निकटतम बंदरगाह है। Jeddah is
nearest port for ships set out to reach the मक्का। और मक्का वेल नोन है, ये बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मानुयायियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ जिद्दा, यानी मक्का एक बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मानुयायी, द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम आर attracted and fascinated by the Makkah to visit at least one time in their life span। कम से कम वो लोग अपने जीवन काल में एक बार मक्का जाना चाहते हैं। सो जिद्दा इज वेरी सिग्निफिकेंट पोर्ट। अब बात आती है कि अकाबा, तो अकाबा के पास ही अगर हम यहाँ देखें, इसको एलेबोरेट करें तो ऐसे ये रेड सी है और रेड सी के पास ये उत्तरी किनारे पर रेड सी के यहां अगर हम ब्लू कलर यूज कर लें तो ये सकरी सी खाड़ी है जिसे हम गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं, क्योंकि यहीं पर उपस्थित है गल्फ ऑफ अकाबा, यहीं शहर है अकाबा। यानी यहां पर अगर हम फिर पॉलिटिकल मैप पर जाएं तो हम लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट ये लोकेशन मिलेगी। ये है गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा में ये जो कलर येलोइश सा है, ये सब अफ्रीकन कंट्री दैट इज नोन एज इजिप्ट। हमने आपको इजिप्ट का दूसरा भी नाम बताया था, UAR, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, एंड सऊदी अरेबिया भी यहां पहुंच गया, उसी का पोर्ट है अकाबा। और अगर हम नॉर्थ की ओर से देखें तो इजराइल, तो द नॉर्दर्न एंड ऑफ द गल्फ ऑफ अकाबा हैज अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को लिखना पड़ेगा कि यहां दिस इज अकाबा, पोर्ट, एंड अकाबा पोर्ट इज ऑफ जॉर्डन। ये कौन सा सागर हो गया आपका? रेड सी। तो यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है, द गल्फ ऑफ अकाबा is located at the east coast of सेनाई पेनिनसुला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। तो व्हाट इज दिस सेनाई पेनिनसुला? दिस इज द सेनाई पेनिनसुला। तो सेनाई पेनिनसुला से पूर्व की ओर हमने आपको ये ब्लू वाटर दिखाया है। दिस इज द गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ अकाबा इज लोकेटेड एट ईस्ट कोस्ट ऑफ सेनाई पेनिनसुला, एंड सेनाई पेनिनसुला is the part of the UAR. Sinai Peninsula is the part of
इजिप्ट। इजिप्ट को ही यूनाइटेड अरब रिपब्लिक कहते हैं। तो हम लोगों ने दो बातें यहां पर लिखी। पहला तो ये, अकाबा की खाड़ी सिनाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। सिनाई प्रायद्वीप मिस्र देश, वही पिरामिड वाला देश, नील नदी का देश, मिस्र देश, क्या नाम है इसका, संयुक्त अरब गणराज्य के अंतर्गत आता है। ये and Gulf of Aqaba means the Sinai Peninsula is located at the north coast of Red Sea. सिनाई प्रायद्वीप लाल सागर के उत्तरी तट पर अवस्थित है। बहुत छोटा सा है, तट पर अवस्थित है। सिनाई पेनिनसुला is located at northern coast of Red Sea. ये है। तो जब हम लोगों ने इसकी लोकेशन को देख लिया तो सिनाई पेनिनसुला एक ट्रायंगल के रूप में लाल सागर के उत्तरी सिरे पर है, लेकिन ये इजिप्ट देश के अंतर्गत आता है। और सिनाई पेनिनसुला के पश्चिमी किनारे पर यानी कि पश्चिमी तट पर गल्फ ऑफ सुएज है। यानी सिनाई पेनिनसुला जो है वो गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ सुएज और रेड सी से घिरा हुआ है। यानी अगर हम इसे बड़ा करके बना दें, दिस इज द ट्रायंगुलर लैंड, ये हो गई एक त्रिकोणीय भूमि विजिबल होगी। यहां देखें तो ये कोस्ट है। यहां से ऐसे अगर हम कोस्ट बनाते हैं, ये तो अगर हम दक्षिण की ओर चले जाएंगे, ये बनाया, तो ये तो जो लैंड हो गई ये सिनाई की हो गई। यानी ये जो हिस्सा है यहां पर इजिप्ट के अंतर्गत आता है। इजिप्ट
UAR। अब यहीं से ये जो हिस्सा है वो चलता है, वो इजराइल का चलता है। ये इजराइल है और यहीं जो हिस्सा मिलता है ये जॉर्डन है, ये सऊदी अरेबिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गई। तो यहां अगर हम लोगों ने रख लिया तो ये अकाबा पोर्ट है। अकाबा पोर्ट लाइज इनटू जॉर्डन। और अगर हम इस वाटर की बात करें तो दिस इज व्हाट गल्फ ऑफ सुएज। ये सुएज की खाड़ी है। द गल्फ ऑफ सुएज ये आपको दिख रही होगी। यहां चले जाएंगे पोर्ट सईद है और यहां आ जाएंगे तो पोर्ट सुएज है और इसी के बीच में ये सुएज कैनाल है और यहीं आसपास वाटर बॉडीज भी हैं जो हमने आपको बताए थे। ये लिंक करना है। और यहां का अगर हम लोग देखते हैं, दिस इज पार्ट, दिस इज नोन एज गल्फ ऑफ अकाबा। तो है बहुत छोटा एरिया लेकिन बड़ा चर्चा में रहता है। और ये जो पेनिनसुला है आपका, इट्स नेम इज Sinai Peninsula, and Sinai Peninsula is the territory of the Egypt. अब इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि गल्फ ऑफ अकाबा का उत्तरी तट कितने देशों में बटा हुआ है, तो इट इज शेयर्ड बाय द जॉर्डन, इजराइल एंड इजिप्ट। ये इजिप्ट चला आ रहा है। लेकिन अकाबा खाड़ी का उत्तरी तट 3 देशों में बटा हुआ है। तीन देशों में विभाजित है। जॉर्डन, इजराइल तथा मिस्र। 3 देश हो गए यहां। तो मिस्र के पास भी यहां ये लंबा कोस्ट लाइन है इजिप्ट के पास, इधर इजराइल के पास भी ये लंबी कोस्ट लाइन है, लेकिन जॉर्डन के बेचारे के पास बस यही एक इतना छोटा सा कोस्ट लाइन है, बाकी ये जमीन से घिरा हुआ है। यानी अगर दुनिया में हम सबसे छोटी कोस्ट लाइन की बात करेंगे तो ये जॉर्डन की है। यहां लिख लें, द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नैरो कोस्ट है ऑफ अकाबा Gulf is shared by Egypt, Israel, and Jordan. Egypt and Israel have the other long coast. इजराइल और इजिप्ट के पास दूसरे भी लंबे तट हैं, किंतु जॉर्डन के पास अकाबा तट ही एकमात्र तट है।
जॉर्डन देश के पास अकाबा तट ही एकमात्र समुद्र तट है। यानी जॉर्डन पूरी तरह लैंडलॉक्ड नहीं है, दिखता जरूर है। तो जॉर्डन देश का अकाबा तट ही एकमात्र समुद्र तट है। यही एक इकलौता इसका कोस्ट है। तो अकाबा कोस्ट इज द ओनली कोस्ट इन जॉर्डन। ये सो जॉर्डन हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। जॉर्डन की तटरेखा विश्व में सबसे छोटी तटरेखा है। इससे लंबी कोस्ट लाइन सभी की है, छोटी तटरेखा है। तो एक तरीके से जॉर्डन को सागर में सांस लेने के लिए टू रेस्पायर इनटू मैरीटाइम रीजन, पोर्ट अकाबा इज द ओनली इनलेट। तो पोर्ट अकाबा ही एकमात्र प्रवेश मार्ग है जॉर्डन के लिए, ताकि महासागरीय क्षेत्रों में अपना दखल कर सके। तटरेखा विश्व में सबसे छोटी तटरेखा है। तो जॉर्डन हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। तो हम इन लोगों को केवल जीके के हिसाब से ना पढ़ें, अगर इन्हें हम मैप पर भी देख लें तो शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, तो विश्व में जो सबसे छोटी तटरेखा है वो जॉर्डन की है। ये पता लगा हम लोगों को। और यहाँ कुछ ही स्क्वायर किलोमीटर के लिए लैंड के लिए यहाँ विवाद होते रहते, इसलिए ये बहुत चर्चा में रहता है। सुएज कैनाल और उसकी वाटर बॉडीज हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर। अब अगर हम लोग इसी इजराइल, सीरिया, जॉर्डन की बात करें, तो जरा ये रहा साउथ वेस्ट मैप ऑफ द एशिया। ये एशिया महाद्वीप का दक्षिणी पश्चिमी मानचित्र है। और यहां अगर हम आ जाएं तो अगर इस एरिया को देखें तो थोड़ा एलेबोरेट करते हैं तो हमें कुछ और पता लगेगा। यही गल्फ ऑफ अकाबा यहां पर नहीं पहुंच पाई, जबकि यहां ये रिफ्ट वैली है और इसी रिफ्ट वैली में यहां डेड सी स्थित है। थोड़ा और जूम कर देते। तो ये तो रहा गल्फ ऑफ अकाबा, द ब्लू वाटर। गल्फ ऑफ अकाबा का ये हिस्सा है। एंड दिस वन इज द ब्लैकिश कलर, दिस इज द रिफ्ट वैली। और इसी रिफ्ट वैली में ये यहां पर डेड सी स्थित है, जो कि अपनी सैलिनिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ के पानी में इतना नमक है डेड सी में, डेड सी जॉर्डन में है। दिख गया?
and there is the Amman, Dara, Ranta, Jarka. These are the towns located along the Rift Valley. So Gulf of Aqaba is the continuation of the Rift Valley in West Asia, which joins the Red Sea. And this Rift Valley passes through the Red Sea and enter into the Africa continent. तो अब ये आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा. This is what Red Sea. ये क्लियर. तो हम लोग अब अपने पॉइंट्स पर यहाँ लिखना शुरू कर देते हैं. और ये चला आया, अब आपको यहाँ स्पष्ट दिख रही होगी ये टेरिटरी किसकी, इजराइल की. यही है. तो इजराइल, इजिप्ट, जॉर्डन, तीन के तीनों यहाँ पर गल्फ ऑफ अकाबा की उत्तरी तट, संकीर्ण उत्तरी तट पर नैरो कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ अकाबा इज शेयर्ड बाय द 3 कंट्रीज. और ये जो बॉर्डर लाइन है दिस इज ऑफ जॉर्डन, ये जॉर्डन की है. और यहाँ ये जो सिटी है दैट इज अकाबा सिटी. नाउ इट इज क्लियर. तो हम लोग अगर देखें तो अब इसी से उत्तर की ओर अगर चलना शुरू कर देते हैं तो गल्फ ऑफ अकाबा इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द रिफ्ट वैली विच हैज बीन ऑक्युपाइड बाय द वाटर ऑफ रेड सी. ऐसे लिख लें तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अकाबा खाड़ी भ्रंश घाटी का ही भाग है जिसे लाल सागर के जल ने अधिग्रहित कर लिया है, कब्जा कर लिया है. ये तो गल्फ ऑफ अकाबा. और बताया था अगर सागर जमीन में अंदर जाए तो वहां हम लोग गल्फ शब्द का प्रयोग करते हैं. गल्फ ऑफ अकाबा इज कंटिन्यूएशन ऑफ Rift Valley which has been occupied the water of Red Sea. ये और इसी रिफ्ट वैली में गल्फ ऑफ अकाबा से उत्तर की ओर डेड सी स्थित है. अकाबा खाड़ी के उत्तर की ओर मृत सागर स्थित है. तो डेड सी भी भ्रंश घाटी में ही है.
उत्तर की ओर भ्रंश घाटी में मृत सागर स्थित है। डेड सी is located into Rift Valley northward to Gulf of Aqaba. तो गल्फ ऑफ अकाबा से ये उत्तर की ओर स्थित है और ये जो रिफ्ट वैली है इसका अधिकांश भाग जॉर्डन में है। रिफ्ट वैली की पश्चिमी सीमा पर इजराइल है। भ्रंश घाटी की पश्चिमी सीमा पर इजराइल देश स्थित है। भ्रंश घाटी का अधिकांश भाग जॉर्डन देश के अंतर्गत आता है। इसीलिए मृत सागर भी जॉर्डन देश के अंतर्गत है। इजराइल इज लोकेटेड at western margin of Rift Valley major part of Rift Valley lies in जॉर्डन। और इसी रिफ्ट वैली में डेड सी है। सो डेड सी इज द पार्ट, डेड सी इज लोकेटेड इन जॉर्डन। तो डेड सी जॉर्डन में हो गया। यानी अगर हम लोग इसको ऐसे बना दें कि ये एरिया हो गए किसके, रिफ्ट वैली के, और इस रिफ्ट वैली में ये जो यहाँ डीपेस्ट पार्ट है दिस इज द डेड सी। And this one, the entire part is what? Rift Valley। अब आपको और क्लियर दिख गया होगा। यहीं अगर देखें
तो ये जो लाइन है इधर इजराइल है, इजराइल, दिस इज इजराइल, और ये अब ये पूरा एरिया है, इट इज ऑफ जॉर्डन। ये जॉर्डन का हो गया। यहीं अगर हम चले जाएं तो जॉर्डन का हमें कैपिटल सिटी मिल जाएगा, दैट इज अम्मान, इट इज ऑफ अम्मान। रिफ्ट वैली के पूर्वी किनारे पर जॉर्डन की राजधानी अम्मान स्थित है। इधर हमेशा पूर्व होता है, तो ये यहां स्थित है। दिस इज अम्मान, अम्मान स्थित है। तो हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट लोकेशंस यहां पर देख ली। इनमें से अम्मान की लोकेशन, अकाबा की लोकेशन, ये सभी जॉर्डन से हैं, और जॉर्डन से ठीक पश्चिम की ओर इजराइल देश है। और इजराइल एक नैरो लैंड की तरह पतली सकरी भूमि के रूप में इजराइल उपस्थित है। ये मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट है। तो इस तरीके से ये इजराइल है, और इजराइल का ये बॉर्डर यहां टच कर जाता है किससे? दिस इज इजराइल। अब यहीं पर गल्फ ऑफ अकाबा आ जाता है साउथ में, इधर आपका इजिप्ट आ जाता है। ये सभी जॉर्डन का इलाका हो गया। तो अब हम लोगों ने अब जरा इजराइल को देखना है। तो इजराइल की पश्चिम में भूमध्य सागर और ठीक पूर्व में रिफ्ट वैली स्थित है। लिख रहे हैं जरा। तो ये बहुत चर्चा में रहता है इजराइल। तो यह भूमध्य सागर और भ्रंश घाटी के बीच स्थित है। यह देश पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर तथा भ्रंश घाटी के बीच स्थित है। It is located in Western Asia in between the Mediterranean Sea, Medi means Madh, Terra means Bhu, Mediterranean Sea ये साहब इसकी बड़ा स्पेसिफिक लोकेशन है। ये रहा। तो ये जो कलर है ये इजराइल का कलर है। दिस इज इजराइल।
इजराइल से अगर हम नॉर्थ की ओर देखें तो लेबनान है, नॉर्थवार्ड टू इजराइल इजराइल के उत्तर की ओर लेबनान है, लेबनान देश है ये। अब अगर हम लोग देखें कि इजराइल से किसकी किसकी सीमा मिलती है, ये भी क्वेश्चन हम लोगों से बन जाते हैं। तो इजराइल से इधर पूर्व में इजिप्ट, पश्चिम में जॉर्डन, उत्तर पूर्व में सीरिया और ठीक उत्तर में लेबनान। तो 1, 2, 3, 4 इजराइल 4 देशों से घिरा हुआ है। सऊदी अरब इसके पास तक जाता है, लेकिन सऊदी अरब के सीधे बॉर्डर इजराइल से नहीं मिलते। तो हम लोग लिख रहे थे लेबनान इज लोकेटेड नॉर्थवार्ड टू इजराइल। तो इजराइल के ये ठीक उत्तर में है, लेकिन अगर किसी कारण से इजराइल का प्रेसिडेंट या वहां का कोई भी खास व्यक्ति भारत आता है या भारत के साथ अपने संबंधों की वजह से ये चर्चा में आता है, तब ये इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। तो उसमें इजिप्ट ऑप्शन दिया जाएगा, लेबनान दिया जाएगा, सीरिया दिया जा सकता है और सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के लैंड बॉर्डर सीधे इजराइल से नहीं मिलते, ये हमें यहां पर ध्यान रखना होता है। ठीक इसी तरह जॉर्डन को लेकर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर हम जॉर्डन को बनाएं तो ये रही जॉर्डन का अपना इलाका, ये जॉर्डन बन गया। तो जब हमने जॉर्डन को खींचा तो अब जॉर्डन के जो बॉर्डर हैं वो किससे किससे मिल रहे हैं, ये तो एक और जॉर्डन इजराइल से मिलता है, दूसरी ओर ये सीरिया से मिलता है, तीसरी ओर ये देखो इधर इसका इराक से भी मिलता है, सऊदी अरब से भी मिलता है। तो जॉर्डन चारों ओर से देशों से घिरा हुआ है एंड इट गिव्स अ फॉल्स अपीयरेंस ऑफ एन लैंडलॉक्ड कंट्री। और जॉर्डन को देखने से ऐसा लगता है कि ये एक स्थल आबद्ध देश है, जबकि ये स्थल आबद्ध नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं गल्फ ऑफ अकाबा, ये जो ब्लू लाइन है ये दिखा रही है कि यहाँ जॉर्डन से जाके ये जुड़ जाती है, यही गल्फ ऑफ अकाबा है। तो गल्फ ऑफ अकाबा इसे टच करती है, इसलिए ये लैंडलॉक्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न बन सकता है, क्या प्रश्न हो सकता है, निम्नलिखित पर विचार करें। Consider the following statements.
नंबर 1, जॉर्डन एक राजतंत्र है जो इजराइल, सीरिया, सऊदी अरेबिया, इजराइल, सीरिया, सऊदी अरब देशों से घिरा हुआ है। दूसरा, जॉर्डन पश्चिम एशिया का स्थल आबद्ध देश है ये हो गए। तो जॉर्डन इज सराउंडेड बाय Jordan is a kingdom surrounded by Israel, Syria and Saudi Arab from all sides. Jordan is a landlocked country of the Western Asia. Jordan पश्चिम एशिया का एक स्थल आबद्ध देश है। अब दे दिया जाएगा 2 स्टेटमेंट से सही उत्तर कूट का चयन करें। Select the correct answer code. अब आपको कोड दे दिए गए, ओनली 1 इज करेक्ट। केवल एक सही है। ओनली 2 इज करेक्ट। केवल 2 सही हैं। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नन, नाइदर 1 nor 2 is correct. तो ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। यानी अब यहां अगर हम लोग टिक करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। जॉर्डन इज नॉट लैंडलॉक्ड कंट्री। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरे यहां से जो और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यही है कि ये रहा यरूशलेम, तेल अवीव, हैफा। हैफा जो है यही बॉर्डर लाइन है किसकी? इजराइल और लेबनान की। तो हैफा इज द पोर्ट ऑफ लेबनान। तो यहां भूमध्य सागर के तट पर जो स्थित जो नगर हैं उसमें यरूशलेम द होली प्लेस, another the Tel Aviv and the Haifa. So Haifa is the port of लेबनान। ये लेबनान का पोर्ट है। अगर हम हैफा और इनको देखें तो हैफा तक पेट्रोलियम पहुंच सकता है। ये यहां से ये बहरीन है, इसी के पास में ये जो टेरिटरी है वो सऊदी अरब की है और सऊदी अरब में स्थित है अद-दम्माम
और अद्दम्माम से ये लाइन ये जा रही है, और कहां पहुंच गई ये लाइन? हैफा। दिस इज द हैफा, यानी कि इस अरेबियन प्रायद्वीप को पूरा आर पार काटते हुए, अगर अरेबियन प्रायद्वीप आर पार कटता है तो फिर इसे हम ट्रांस कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांस कहते हैं। तो इट बिकम्स द ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन। अंडमान का जो कच्चा तेल है वो भूमध्य सागर के तट पर पहुंचता है एक पाइपलाइन के द्वारा, दैट इज नोन एज ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन। और ये पूरा यहाँ से डेजर्ट होते हुए, और डेजर्ट से फिर ये सीरिया का पार्ट पड़ता है, और देन सीरिया पार्ट को अब ये क्रॉस करते हुए सीधे किस में एंटर करेगा? लेबनान में। तो फिर ये लेबनान पहुंच जाता है, और लेबनान का हैफा पोर्ट इससे जुड़ा हुआ है। तो ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन की सिक्योरिटी, क्योंकि इसी के द्वारा इनका बहुत बड़ा तेल पश्चिमी जगत की ओर बाजारों तक पहुंचता है, इसलिए हैफा भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। तो अब जरा इसे हम एनलार्ज कर दें तो दिस इज द हैफा एंड दिस वन इज द ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन। तो तेल अवीव, यरूशलेम, तो यरूशलेम इज वेरी क्लोज टू द रिफ्ट वैली। यरूशलेम भ्रंश घाटी के अधिक निकट है। सो इट इज नॉट एट द कोस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी, अर्थात यह भूमध्य सागर के तट पर स्थित नहीं। अब आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हैफा, बेरूत, बेरूत द कैपिटल ऑफ लेबनान, and anyone other the city that is located at this coastline may be asked to you। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा स्थान समुद्र तटीय नहीं है? तो उसमें अकाबा, यरूशलेम, हैफा, ये नाम आपको दे दिए गए। तो इनमें से यरूशलेम इज नॉट ऑफ coastal location, it is very close to eastward from the coast of Mediterranean Sea। यह भूमध्य सागर से पूर्व की ओर स्थित है। तो अगर हम लोग इसी इलाके पर और पहुंचे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जरा मैप पर जाते हैं, फिर देखते हैं। तो this is the कुछ और खास चीजें मिलती हैं यहाँ। तो हम लोगों ने यहाँ ये देखा, तो डेल्टा ऑफ नाइल, और डेल्टा ऑफ नाइल के किनारे अब ये सभी जो स्ट्रिप है ये चल रही, हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। और इतनी ये छोटी सी जो स्ट्रिप है अब रिलेटिवली ज्यादा क्लियर हो जाएगा, यही इजराइल और लेबनान में बटी हुई है। सो दिस इज द लाइन। तो यहां दिस इज व्हाट लेबनान एंड दिस वन इज द इजराइल। दिस इज द सैटेलाइट इमेज ऑफ द नाइल डेल्टा। ये नाइल रिवर का डेल्टा है। And its coastline is in the shape of a arc, so it is arcuate delta, चापनुमा डेल्टा दिख रहा है। ये सिस्टम हो गए। तो नाइल डेल्टा और ये सारी लोकेशन अब आपने यहां से देख ली। अब हम लोग यहां से अब मूव करते हैं। कोई और खास चीज जो यहाँ मेंशन हो, वो स्विस कैनाल वाला एरिया, इसे भी आप देख सकते हैं। इसे वैसे भी पहले एक बार शो किया था। तो यहाँ स्विस कैनाल के एरिया को इन्होंने थोड़ा एनलार्ज करके दिखाया है।
ये देख सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द सुएज कैनाल स्ट्रेट लाइन एंड कनेक्टेड विद द वाटर बॉडी। अब ये उससे होते हुए ये आ गई। दिस वन इज द लेक टिम्सा, ये बहुत पूछ लेते हैं। एंड आफ्टर दैट द कैनाल रीचेज इनटू ग्रेट बिटर लेक, ये है, दिस इज द ग्रेट बिटर लेक। और इसी का जो सदर्न पार्ट है इट इज लिटिल बिटर लेक, और लिटिल बिटर लेक से फिर ये कैनाल डायरेक्टली सुएज पोर्ट के पास कनेक्ट है। देन इट एंटर इनटू द रेड सी, तो यही गल्फ ऑफ सुएज है। तो दिस इज व्हाट गल्फ ऑफ सुएज, और गल्फ ऑफ सुएज के कोस्ट पर ही ये आपका सुएज पोर्ट है। दैट्स इनफ, इससे अब यहां की ज्यादा जरूरत नहीं है। Now we can move for the political map of the Asia। तो political map of Asia को अब हम लोगों ने यहाँ लिंक कर लिया। जैसे जब सीरिया चर्चा में था तो फिर इसके बॉर्डर किस देश से मिलते हैं, इसका भी क्वेश्चन बन गया था। जैसे नॉर्थ में तुर्की से मिलता है, ईस्ट में इराक से मिलता है, और इधर ये जॉर्डन से मिलता है साउथ में, और साउथ वेस्ट में ये लेबनान से मिलता है। तो इस तरीके से ये यहाँ सिस्टम बनते हैं। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन इसका आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग अब इस रीजन से हटते हैं तो सीधा हम गल्फ ऑफ पर्सिया के कोस्ट पर पहुंचते हैं। ये गल्फ ऑफ ओमान एंड दिस इज द गल्फ ऑफ पर्सिया। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्सिया की जब बात करेंगे तो इट मीन्स हम लोग जो है ईरान और इराक के पास आ जाते हैं। नाउ द स्टेट ऑफ होर्मुज, ये है स्टेट ऑफ होर्मुज। अब स्टेट ऑफ होर्मुज से अगर हम नॉर्थ की ओर जाते हैं तो दिस इज ईरान, और ये ईरान का है माकरान कोस्ट। और इसी माकरान कोस्ट पर ही इंडिया अपना पोर्ट डेवलप कर रहा है, जिसमें थोड़े बहुत समय के साथ गतिरोध आते रहते हैं। क्या नाम है इस पोर्ट का, जिसके बदले में चाइना ने यहां पर ग्वादर डेवलप करना शुरू किया है। और यही जो हिल्स हैं आगे बलूचिस्तान में फैल जाती हैं, जिन्हें हम माकरान हिल्स कहते हैं। ये रहा तो बंदर अब्बास, ये ईरान का पोर्ट है। यहाँ इंडिया डेवलप करना चाहता है, तो आप लोग स्वयं ही इसका आंसर ढूंढ लेंगे कि ये कौन सा पोर्ट है जो कि हम यहाँ से अफगानिस्तान का रास्ता पा रहे हैं ईरान से होकर। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग कैस्पियन सी की ओर जाते हैं, जिसको यूरोप के साथ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये भी चीजें बस रिवाइज कराएंगे, कितने यहाँ पर जो है वो देश कैस्पियन सागर को टच करते हैं। तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान, एंड दिस इज द अजरबैजान। तो नाउ we can move for the next topic, that is the Central Asia। और Central Asia
का नाम आते ही हम लोगों के दिमाग में जो बात आती है वो स्टेपी ग्रासलैंड की आ जाती है। घास का क्षेत्र, ये अराल सी, किर्गिज स्टेपी मेंशन भी है, कजाक अपलैंड। तो ये पूरा स्टेपीज ग्रासलैंड एरिया कहा जाता है। और यहाँ की पहले की ज्यादातर जो मूल जनजातियां थी वो चरवाहा थी और नोमैडिक हर्डर हुआ करती थी। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया। और यहां करके हम लोग एशिया का पूरा राउंड, क्योंकि इसी से हम अगर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ जाएंगे तो साइबेरिया, सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया क्या है? लोकेटेड नॉर्थवर्ड टू द वेस्टर्न एशिया। ये पश्चिम एशिया के उत्तर में स्थित है। के उत्तर में स्थित है। ये है। तो अब इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं वो हम लोगों को देखने पड़ेंगे। देखें, इसके अंतर्गत तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये इतनी ताने आती है। बचा कौन सा? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का भी उत्तरी पश्चिमी भाग सेंट्रल एशिया, दक्षिणी पूर्वी भाग दक्षिण एशिया, दक्षिणी पश्चिमी भाग कंधार पश्चिम एशिया। यानी अफगानिस्तान को अगर हम लोग बांटें तो ये इधर से हो गया पश्चिम एशिया का हिस्सा, और ये जो हिस्सा हो गया वो दक्षिण एशिया का हो गया। अब ये इधर बचा, ये सेंट्रल एशिया का हो गया। तो यानी अफगानिस्तान एक ऐसा देश है एशिया पर जहां इसके 3 क्षेत्रीय इकाइयां आपस में मिलती हैं। उत्तर की ओर से सेंट्रल एशिया, दक्षिण पूर्व की ओर से दक्षिण एशिया, और दक्षिण पश्चिम की ओर से या पश्चिम की ओर से पश्चिम एशिया। तो ऐसे कह सकते हैं। तो यहां हम लोग अब देशों के नाम लिख सकते हैं। तो सेंट्रल एशिया में जो सबसे बड़ा देश हमें दिखाई देता है वो है कजाकिस्तान। यहां लिख लें। तो सेंट्रल एशिया इज लोकेटेड नॉर्थवर्ड टू द वेस्टर्न एशिया। तो ये पश्चिम एशिया के उत्तर की ओर स्थित है। या हम ये कह सकते हैं कि इसे ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के आधार पर पहचाने तो कैस्पियन सी, एक और है कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। तो अगर हम इसकी पूर्वी सीमा पर जाएं तो फिर ये तिएनशान और अल्टाई शान स्थित है। तो तिएनशान और अल्टाई शान इसको यहाँ पूर्व की ओर रोक देते हैं। यही नैरो गैप है जिसे हम आपको पढ़ा चुके हैं, जुंगेरियन बेसिन, जहां से जो मंगोल लोग यहाँ एंटर करते थे, किसमें? सेंट्रल एशिया में। तो सेंट्रल एशिया की जो पश्चिमी सीमा है वो कैस्पियन सागर है और पूर्वी सीमा पर तिएनशान और अल्टाई शान
पर्वत हैं और इन दोनों के बीच स्थित जुंगेरियन बेसिन है। तो ये लोकेशंस हो गई, और जितना हम लोग इसको एटलस पर बेहतर देखेंगे उतना ही आसान रहेगा। तो पश्चिम एशिया के पूर्वी तथा पश्चिमी सीमांत क्रमशः तिएन शान श्रेणी तथा कैस्पियन सागर द्वारा निर्धारित है। The eastern and western frontiers of Central Asia are identified as Tian Shan and Caspian Sea. The eastern and western frontiers of Central Asia are identified as Tian Shan and Caspian Sea. तो अब कितने देश हैं? सेंट्रल एशिया इंक्लूड्स मध्य एशिया के अंतर्गत सेंट्रल एशिया इंक्लूड्स, अगर हम उसे इंक्लूड करना शुरू करें तो पहला कजाकिस्तान, यही लार्जेस्ट है, आकार में ये सबसे बड़ा है। दूसरा तुर्कमेनिस्तान, लैंड ऑफ द तुर्क, तुर्कमेनिस्तान, लैंड ऑफ द कजाक, कजाकिस्तान, लैंड ऑफ द उज्बेक्स, उज्बेकिस्तान, लैंड ऑफ द किर्गिज, किर्गिस्तान। अब आप काउंट कर लें तो आपने तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी मेंशन कर लिए। अब बचता है लैंड ऑफ द ताजिक्स, दैट इज ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान
तो ये सभी पहले नोमैडिक पास्टोरल नोमैड्स थे, यानी कि पशुओं के साथ ये घुमक्कड़ या यायावरी जीवन व्यतीत करते थे। बट विद द एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी अंडर द रशियन एम्पायर एंड देन यूएसएसआर, लेकिन रूसी साम्राज्य और फिर बाद में सोवियत संघ के एक समय इसमें तकनीकी का प्रवेश हुआ और इनके स्टेपी ग्रासलैंड एग्रीकल्चर फील्ड में बदल गए। सो दे फॉरगिव द नोमैडिज्म, और इन्होंने अपने यायावरी जीवन को त्याग दिया। बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द किर्गिज ग्रुप आर स्टिल अडॉप्टिंग द नोमैडिज्म, लेकिन अभी भी किर्गिज जनजातीय समूह के लोग यायावरी जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। ऑल, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ देम, बिकॉज देयर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द स्टेपी ग्रास and they have not developed other alternative resources for their economy as a major source। तो उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में अभी बहुत बड़े संसाधन के रूप में अन्य को विकसित नहीं किया है। although the other source of the economy means the other sectors of the economy have begun or started, but still a major part of the population is thriving over the nomadism। लेकिन अभी भी अगर हम ये कहें कि किर्गिस्तान में जनसंख्या का एक बड़ा भाग यायावरी जीवन पर आधारित है, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चरण अभी यहाँ विकासशील है। तो इन सब की अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यहाँ नेचुरल रिसोर्स हैं, क्योंकि अभी उनका जो कंजम्पशन है वो बहुत कम हुआ है। इसलिए एशिया महाद्वीप की राजनीति में इनकी एक बड़ी भूमिका रहती है। तब जाकर के जो इनकी कैपिटल सिटी है वो चर्चा में आ जाती है। जैसे हम लोगों ने लिखना शुरू किया तो सबसे लार्जेस्ट वन की बात की, दिस इज द कजाकिस्तान एंड इट्स कैपिटल इज अस्ताना। So northernmost capital in the Central Asian countries is Astana। तो Astana is the capital of Kazakhstan। So you may note down this is what Astana। तो यहाँ आप अस्ताना लिख सकते हैं। तो अस्ताना किसकी कैपिटल हो गई? कजाकिस्तान की। नाउ कम टू द तुर्कमेनिस्तान and Turkmenistan, and its capital is the Ashgabat, located at the border of Iran। ईरान बॉर्डर के पास ये स्थित है अश्गाबाद। अब यहीं आप उज्बेकिस्तान यानी उज्बेकों के देश में चले जाएं तो दिस इज उज्बेकिस्तान एंड इट्स कैपिटल इज ताशकंद। Most of the Indians have hear about the ताशकंद। अधिकांश भारतीयों ने ताशकंद के बारे में सुन रखा है and it is the capital of उज्बेक्स। तो ये उज्बेकिस्तान है, उसकी राजधानी है। This is the ताशकंद। Then this is the दुशांबे, the capital of ताजिकिस्तान। And the capital of Kyrgyzstan is Bishkek। तो हम लोग इस तरीके से इनको लिख लेते हैं और इन्हें हमेशा आपको रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हें हम रिकॉल तब करेंगे जब किसी कारण से ये एरिया या इलाके चर्चा में आते हैं। तो इन सब में अगर हम इनकी सबकी अपनी जियोपॉलिटिक्स को ध्यान दें तो फिर हम ये कहेंगे कि अश्गाबाद ईरान बॉर्डर के साथ है,
तो फिर ताशकंद उज्बेकिस्तान के बीच में है, बट इट इज क्लोज टू द ताजिकिस्तान। सिमिलरली बिश्केक इज क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ कजाकिस्तान। इसमें जो सबसे ज्यादा जो हिली पार्ट है, इट बिलोंग्स टू द किर्गिस्तान। और यहां पर आप लोगों ने देख रखा ये तिएन शान रेंज है इसके किनारे। तो मोस्ट हिली कंट्री इन द सेंट्रल एशिया इज द ताजिकिस्तान। तो मध्य एशिया में पहाड़ियों और उनके बीच विस्तृत चारागाह वाली भूमियों का देश है किर्गिस्तान। मध्य एशिया में पहाड़ियों के बीच स्थित पहाड़ियों के बीच फैले हुए स्टेपी घास के मैदान किर्गिस्तान में पाए जाते हैं। किर्गिस्तान में पाए जाते हैं। द स्टेपी ग्रासलैंड स्टेपी लैंड और स्टेपी ग्रासलैंड एक्सटेंडेड among the hills and hillocks in Central Asia are found in Kyrgyzstan. ये हमें किर्गिस्तान में मिलते हैं और यहाँ की जो ट्राइब है वो किर्गिज है, किर्गिज। अब यहाँ अगर हम देखें तो अराल सी एंड बाल्खास लेक आर द टू इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी। तो मध्य एशिया में हमें बाल्खास झील और अरल सागर दो महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट अंतःस्थलीय जल राशियां हैं। तो अराल सी एंड द लेक बाल्खास आर द टू इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी लोकेटेड इन द सेंट्रल एशिया। मध्य एशिया में अरल सागर तथा बाल्खास झील बाल्खस झील दो प्रमुख अंतःस्थलीय जमीन के अंदर स्थित जल राशियां हैं। The two important inland water bodies
inland water bodies in Central Asia are Aral Sea, the Aral Sea and Lake Balkhas. ये अरल सी एंड लेक बाल्खस। अब अगर हम इनकी लोकेशन को देखें कि ये कहां पर उपस्थित हैं, तो अरल सी इज लोकेटेड बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। अरल सागर कजाकिस्तान तथा उज्बेकिस्तान के मध्य स्थित एक झील है, नाम सागर भले ही है। तो अरल सी इज अ लेक यही है, आइडेंटिफाई कर लिया। कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, between Kazakhstan and Uzbekistan is the lake between Kazakhstan and Uzbekistan. अब इसकी खास बात यह है कि this region mainly suffer from the scarcity of water most of the month of year. ये क्षेत्र साल के अधिकांश महीने जलाभाव से गुजरता है. So wherever the water is available, then its hyperbolic epithets are given since the ancient period. तो इसलिए प्राचीन काल से जहां भी जल उपस्थित है तो उसे अतिशयोक्त पूर्ण उसके नामकरण किए गए हैं, इसलिए इन्हें हम सागर नाम देते हैं. One more impression that can earn the title of the sea for Aral, एक और जो इम्प्रेशन यहाँ पड़ता है कि ये सागर हो सकता है, because they are the two river, the सिरदरिया and अमुदरिया, which falls into this lake. और इस झील में आकर के दो नदियां सिरदरिया और अमुदरिया आकर गिरती है. तो ये इस तरीके का इम्प्रेशन होता है कि जस्ट लाइक इन अ सी द रिवर इज फॉलिंग and surrounding region is suffering from the scarcity and deficiency of the water. और आसपास का जो क्षेत्र है वो जलाभाव से गुजरता है. तो इन सभी आधारों को अगर हम लोग जोड़ लें तो पता लग जाता है कि what is the meaning of the sea word in the Central Asia. तो that is of the socio-economic and cultural significance, but sea definition is not applicable from the point of view of the geography. तो मध्य एशिया में जो इनका नाम सागर है, कैस्पियन सी की बात होती है, द लार्जेस्ट लेक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको हम पहले ही बता चुके हैं. और इसी तरह अराल सी भी जो हम कहते हैं कि ये भी एक लेक है, फिर भी यहाँ के सांस्कृतिक आर्थिक आधार पर इनका नामकरण किया गया है, but there is no concern with the definition of geography. तो भूगोल में जो सागर की परिभाषा होती है कि अगर कोई सागर है तो इट मस्ट बी अ रिलेटिव ऑफ द अनदर सी.
एक सागर दूसरे सागर का रिश्तेदार होना चाहिए, मीन्स इट मस्ट बी कनेक्टेड बाय द स्ट्रेट टू द अनदर सी, अर्थात एक जल संधि के द्वारा ये किसी दूसरे सागर से अवश्य जुड़ा होता है या डायरेक्ट जुड़ा होता है। तो सी और ओशन आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर और दे आर एट लीस्ट कनेक्टेड बाय अ नैरो ट्यूब ऑफ द सी वाटर दैट इज नोन एज द स्ट्रेट। So the Aral Sea and the Caspian Sea do not follow this condition and they are not qualified as the sea. Their name is only the sea. So we can move. तो हम लोग यहां पर बात कर सकते हैं। तो अराल सी इज द लेक बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सिरदरिया एवं अमुदरिया नदियां अरब सागर में गिरती हैं। ये तो सिरदरिया एवं अमुदरिया नदियां अरल सागर में गिरती है। द रिवर सिरदरिया एंड अमुदरिया rivers fall into अराल सी। ये तो सिग्निफिकेंस हो गया अराल सी का। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि बालखस लेक, देख ले बालखस झील कहां पर है? ये कजाकिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित है। तो लेक बालखस इज लोकेटेड in the eastern part of कजाकिस्तान। तो ये कजाकिस्तान के पूर्वी भाग में है। बट द लेक इज बालखस रीजन। झील के बजाय बालखस क्षेत्र ज्यादा फेमस है बिकॉज इट इज अ कोल माइन एरिया। तो लेक बालखस इज अ माइनिंग जोन। बालखस झील कोयला खनन क्षेत्र है, कोल माइनिंग जोन। तो लेक बालखस इज अ कोल माइनिंग जोन, कोल माइनिंग जोन। ये हो गया। तो जब ये कोल माइनिंग जोन है
अब इसके अलावा आसपास स्टेपी है। स्टेपी मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम लोग जाएंगे तो वहां डाउन्स मिलेंगे, दक्षिण अफ्रीका में हमें विल्ड मिलेंगे और अर्जेंटीना में हमें पंपास मिलते हैं। इन सब पर बात हम लोग आगे क्लाइमेट में फिर करेंगे, स्टेपी ग्रासलैंड जैसा क्लाइमेट की जब हम चर्चा करते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने एशिया कॉन्टिनेंट के जितने प्रोमिनेंट फीचर्स थे इन सबको डिस्कस कर लिया। So now we can move. The one more continent is left for us, that is the Australia. Australia. So it is close to the Southeast Asia but not directly connected. तो ऑस्ट्रेलिया को अगर हम लोग डिफाइन करें, आप लोग अपने अपने एटलस पर पहुंच जाइए। सबसे छोटा महाद्वीप, ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे छोटा महाद्वीप, smallest country, sorry, continent, in the area, geographical area. दूसरी इसकी खासियत है ये, it is not directly connected to any other continent. यह किसी अन्य महाद्वीप से भी अन्य महाद्वीप से जुड़ा हुआ नहीं है। Not connected to any other continent in the world. तो वैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉन्टिनेंट का एक रिश्तेदार जरूर कॉन्टिनेंट होता है, इसलिए अब यहां पर बात आती है, इसके लिए एक नया शब्द आ जाता है, तो इट मे बी टर्म्ड एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया को द्वीप महाद्वीप भी कहा जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द जियोलॉजी, रॉक स्ट्रक्चर, इट इज परफेक्टली अ कॉन्टिनेंट, बट फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल कन्वेंशंस, किंतु जो भूगोल की अपने सिद्धांत हैं, मान्यताएं हैं, उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया द्वीप भी है। तो ऑस्ट्रेलिया द्वीप महाद्वीप भी कहा जा सकता है। तो इट मे बी टर्म्ड एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि द्वीप क्यों कह सकते हैं इसे? ये चारों ओर से महासागरीय या सागरों से घिरा है, सागरों से घिरा है। तो चारों ओर इसके वाटर ही वाटर है।
Australia may be termed as island continent इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट कह सकते हैं, एज इट इज सराउंडेड बाय sea water from all sides. So the land surrounded by sea water from all sides known as island. तो वह भूमि जो चारों ओर जल से घिरी हो उसे हम लोग द्वीप कहते हैं. So the conditions of both the continent means the geological conditions and some geographical conventions of the islands are both followed by the Australia. अब अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा मैप पर देखें, अब इसके चारों ओर अगर हम देखें तो यहां साउथ में तो ये तस्मानिया आइलैंड है, इसके साउथ और ईस्ट में देखें तो ये आइलैंड्स ऑफ द न्यूजीलैंड हैं, नॉर्थ में जाते हैं दिस इज द न्यू गिनी आइलैंड है. तो जस्ट ईस्टवर्ड टू द ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ये दिस वन, इधर अगर हम जाएंगे तो दिस इज व्हाट द पैसिफिक ओशन. And in the northward Indian Ocean. Westward Indian Ocean, southward Indian Ocean. So the Australia is surrounded by the Indian Ocean from three sides. यानी अब बात आती है कि कहां पर जाके हम मार्क करेंगे कि एक ओर इंडियन ओशन है और दूसरी ओर पैसिफिक ओशन है. सो दिस इज द स्ट्रेट टॉरस एंड दिस वन इज द बास स्ट्रेट. तो बास स्ट्रेट एंड टॉरस स्ट्रेट कनेक्ट्स द वाटर ऑफ इंडियन ओशन डायरेक्टली विद द पैसिफिक ओशन. सो द ऑस्ट्रेलिया इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन फ्रॉम थ्री साइड्स. ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर के द्वारा तीन ओर से घिरी हुई है और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी अपनी जो खास बातें हैं वो हैं देयर इज नो एक्टिव वॉल्केनो ओवर दिस कॉन्टिनेंट. इस महाद्वीप पर कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है. ये इसकी बड़ी बात हो गई, कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है. तो देयर इज नो एक्टिव वॉल्केनो into Australia. Active volcano into Australia.
क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि जहां पर अगर दो प्लेट मार्जिन आपस में कन्वर्ज करें, तो अगर हम सिनेरियो देखें तो ऐसा हो सकता है ये। हम ये कह सकते हैं इंडियन प्लेट का ये जो फ्रेगमेंट है, जिसका ये जो अपर पार्ट है, दिस इज द ऑस्ट्रेलिया। इधर इस पर जो वाटर है, दिस इज इंडियन ओशन। और इधर की ओर से अगर हम लोग देखें तो ये कह सकते हैं कि यहीं इसके नीचे ये पैसिफिक प्लेट का किनारा ये कन्वर्ज हो रहा है, एंड दिस इज द पैसिफिक वाटर। So there is a very thick crust where the Australia is present. If the bending of the Pacific plate margin takes place, यदि इस प्रशांत महासागरीय प्लेट का किनारा यहाँ मुड़ता है और गलता है, तो देयर मस्ट बी अ बेनी ऑफ जोन। और इससे जो यहाँ आइलैंड फूटेंगे, तो इन आइलैंड के फूटने से, वोल्केनो इरप्शन से यहाँ जो बने होंगे वो न्यूजीलैंड। ये तो ये न्यूजीलैंड के आइलैंड होंगे। और अगर यहां सिल्टेशन हो जाए इन भागों में, और ये ऑस्ट्रेलियन लैंड मास फर्दर और पूर्व की ओर बढ़े, तो अब यहां फोल्डिंग हो जाएगी, जिससे ऑस्ट्रेलिया के इस हमें पूर्वी किनारे पर फोल्डेड माउंटेन्स मिलेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यानी ये जो ऑस्ट्रेलिया का जो मोटा भाग है, ये वोल्केनो को प्रकट होने की परमिशन नहीं देता। इसलिए हमें आज यहां पर कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं मिलता। नो एक्टिव वोल्केनो। जबकि ये बेनी ऑफ जोन के पास है। इसी को हम लोग बेनी ऑफ जोन कहते हैं। यही बेनी ऑफ जोन न्यूजीलैंड में वोल्केनिक इरप्शन कराता रहता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की बहुत ज्यादा, ड्यू टू ग्रेटर थिकनेस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन लैंड मास, द बेनी ऑफ जोन इज नॉट सक्सेसफुल टू कॉज द वोल्केनिक इरप्शन। इसीलिए बेनी ऑफ जोन ऑस्ट्रेलिया के अधिक मोटे भूपटल या क्रस्ट के कारण यहां सक्रिय ज्वालामुखी प्रकट नहीं कर पाता। तो ऑस्ट्रेलिया has no active volcano। एक और बात है, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका 2/3 एरिया डेजर्ट है। डेजर्ट्स आर sprawled over the 2/3 geographical area of the Australia। मरुस्थल या मरुभूमियां ऑस्ट्रेलिया के 2/3 क्षेत्रफल पर व्याप्त है।
उसका कारण हम लोग विंड डायरेक्शन और यहाँ की फिजियोग्राफी यानी पर्वतों के पूर्व की ओर स्थिति के आधार पर करेंगे। तो मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के 2/3 क्षेत्रफल पर व्याप्त है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया लैंड है, सपोज दिस वन ऑस्ट्रेलिया लैंड, और इसके इस किनारे पर यहाँ ये माउंटेन्स है। तो जो विंड्स इधर से आते हैं, दीज आर द ट्रेड विंड्स, ये व्यापारिक पवने हैं। ट्रेड विंड कैरी द मॉइस्चर फ्रॉम द पैसिफिक ओशन, इधर प्रशांत महासागर है ये, तो अब अगर यहाँ की सिनेरियो पर देखें तो ये पूरी स्थिति ये बनती है। दीज आर द माउंटेन्स, the water in the Pacific Ocean, ये है। अब अगर यहां से विंड्स आए तो ये विंड्स यहाँ इसके साथ वाटर वेपर के साथ ऊपर उठेंगे, एलिवेशन होगा। दीज आर द विंड्स। अब यहां ये क्लाउड्स बनाते हुए अच्छी वर्षा करा देंगे। एज द विंड्स मूव्स डाउन अलोंग द slopes of the Great Dividing Range, GDR, then the clouds get disappeared. अब यहाँ स्कैंटी रेनफॉल या डेजर्ट मिलेंगे। तो दैट इज द लोकेशन ऑफ Great Dividing Range. Along the eastern coast is mainly responsible for the expansion of the desert in 2/3 area of the continent. तो महाद्वीप के 2/3 क्षेत्रफल पर मरुस्थल फैलने का मूल कारण है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का पूर्वी तट पर होना। अगर यही रेंज हम लोग यहां से शिफ्ट करके यहां कर दें तो ये पूरा भाग ह्यूमिड हो जाएगा और हम लोग कहेंगे कि अब करीब 50% या 40% जो है वो ह्यूमिड सब ह्यूमिड है और 60% इतना है। तो इन दिस वे द लोकेशन ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग श्रेणी की स्थिति ही ऑस्ट्रेलिया के जलवायु को प्रभावित करती है। इन सब बातों पर हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे एटलस के साथ। सो फॉर टुडे इट इज ओवर।